आखिर सुशीला की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि कहने को तो सुशीला के 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा, मगर इस ढलती उम्र में उसका साथ देने वाला कोई न था। पूरी जिंदगी दुखों में ही गुजर गई। उसका पति पहले भी शादीशुदा था, मगर शादी के कई सालों बाद भी कोई बच्चा न हुआ। तो मदन, सुशीला का पति, की दूसरी शादी के लिए उसकी पत्नी वंदना उस पर दबाव डालने लगी। मदन ने दूसरी शादी के लिए मना किया तो वंदना ने मदन की भावनाओं को कचोटते हुए कहा कि आप अच्छे से जानते हैं कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। इतनी जमीन जायदाद है, वह कौन संभालेगा? क्या है, सब लोग के लिए छोड़ दोगे? इस बुढ़ापे में हमें कौन संभालेगा? शरीर तो पहले ही इस ताक पर बैठे होंगे कि कब तक दिन आएगा जब सब कुछ उनके हाथ पर लगेगा। उसकी बातें सुनकर मदन झुंझला गया और उठकर ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार होने लगा। अब रोज की बात हो गई थी। वंदना हर रोज कोई न कोई ऐसी बात कर देती कि मदन परेशान हो जाता। कभी कभी तो दोनों में झगड़ा भी हो जाता। वंदना बहुत जिद्दी थी। वह तब तक उसके पीछे पड़ी रही जब तक मदन ने ही नहीं बोल दी। बस फिर क्या था, वंदना किसी एक ऐसी लड़की की तलाश में जुट गई जिसकी शादी वह अपने स्टेशन मास्टर पति से करवा सके। काफी दिन बीत गए, मगर कोई भी लड़की उसके दिमाग में नहीं आ रही थी जो उसके सोने घर में रौनक ला सके, जिससे लोगों के मुंह बंद हो सकें। अब रोज एक ही बात सुन सुनकर बदन को भी औलाद की कमी पहले से अधिक खटकने लगी थी। रह रहकर उसे यही ख्याल सताने लगा कि उसके सभी मित्र के घर में बच्चे हैं, मगर एक में ही बदनसीब है जिसका घर आंगन सूना है। वंदना का इलाज बहुत करवाया, मगर उसकी कोख हरी न हो सकी। डॉक्टर के मुताबिक वंदना मां नहीं बन सकती थी। उधर सुशीला, जो कि वंदना की रिश्तेदार में से तो थी, साथ ही वंदना की सहेली भी थी। उसकी शादी के कुछ समय बाद ही उसके पति एक सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी और वह अपने मायके में ही रहती थी। एक दिन बैठे बैठे वंदना के दिमाग में उसका ख्याल आया तो उसे लगा जैसे अंधेरी रात में जुगनू चमक उठे हो। शाम को जब मदन ड्यूटी से घर आया तो वंदना ने जल्दी 2 कप चाय बनाई और खुशी में झूमते हुए 1 कप पति की ओर बढ़ाया और अपना कप लेकर उसके सामने बैठ गई। क्या बात है, आज बड़ी चहक रही हो? मदन ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। बस फिर क्या था, वंदना ने अपने दिल की बात कहानी शुरू कर दी। आप जानते हैं ना, मेरी सहेली सुशीला। हाँ, क्या हुआ उसे? और कुछ नहीं हुआ है उसे। क्या आप उससे साथ की बात चला कर देखें? अगर उसके घर वाले मान जाएं तो। वंदना की यह बात मदन को भी अच्छी लगी, मगर उसके घर वाले मान जाएंगे क्या? मदन ने उत्सुकता से वंदना से पूछा। मैं सुबह मम्मी से बात करता हूँ, जैसे तुम्हें ठीक लगे देख लो, बोलकर मदन लेट गया और वंदना रात्रि के खाने का प्रबंधन करने लगी। खाना बनाने के बाद दोनों ने दिन भर की छोटी छोटी करते हुए खाना खाया। फिर वंदना ने रसोई समेटी और दिन भर की थकान की वजह से बेड पर लेटते ही उसे नींद आ गई। सुबह उठकर वंदना ने घर के रोजाना कामकाज को निपटाकर माँ को फ़ोन किया। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करके बाद में उसकी माँ से पूछा कि सुशीला का रिश्ता कहीं हुआ कि नहीं। तो माँ ने कहा, अभी तक तो नहीं। क्यों, क्या बात है? नहीं, मैं तो यूं ही पूछ रही थी, माँ ने निराश से कहा। ऐसे में रिश्ते कहाँ मिलते हैं, जल्दी 1-2 जगह देखो, मगर बात नहीं बन पाई। बच्चों वाले ही मिल रहे हैं। सो आप गलत ना समझें तो मैं कुछ बोलूं
थोड़ा झिझकते हुए उसने कहा, हाँ बोल, क्या कहना चाहती हो? माँ, वो अगर आपके दामाद से क्या कर रही हो वंदना? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? वो तेरा पति है, तू सोच भी कैसे सकती है? तुम होश में तो हो ना? माँ ने गुस्से से एक ही सांस में बोला, हाँ माँ, मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ। आप भी अच्छे से जानती हैं कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, और मैंने इनसे भी बात कर ली है, इन्हें भी कोई एतराज़ नहीं है। वंदना बोलते हुए बुरी तरह रो पड़ी। उसे रोता हुआ सुनकर माँ की आंखें भी भर आई। अच्छा बेटा, ठीक है, मैं बात करती हूँ, मगर कल को जब उसके पति बच्चे होंगे तो कहीं ऐसा न हो तेरे पति मदन का व्यवहार बदल जाए या तुझे घर से निकाल दें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है इन पर। माँ, बस आप बात करो। माँ ने सुशीला के घर वालों से फ़ोन पर बात करना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि उसके घर चलकर बातचीत करनी चाहिए। वंदना भी इसके लिए मान गई और कहा, मैं भी साथ चलूँगी। अच्छा ठीक है, तू भी चल। मदन से पूछकर आ जाना, किसी दिन फिर चल पड़ेंगे। ठीक है माँ, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। फ़ोन काटकर वो वहीं बैठ गई। आने वाली ज़िंदगी के सपनों में खो गई। अगले दिन वंदना माँ के साथ सुशीला के घर पहुँच गई। चाय पानी पीने के बाद सुशीला वंदना को लेकर अपने कमरे में चली गई। दोनों बैठकर बातें करने लगी। बातों बातों में वंदना ने सुशीला के मन को टोलने की कोशिश की, मगर उसे कुछ खास सफलता नहीं मिली। उधर माँ ने सुशीला के घर वालों से मदन के साथ रिश्ते की बात कही तो सभी घर वाले हैरत से एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। माँ ने अपनी बात को बहुत ही सलीके से सबके सामने रखा था, जो सबको अच्छी लगी थी, मगर सुशीला के इस बारे में क्या प्रतिक्रिया होंगे, अब ये जानना भी ज़रूरी था। शाम को वंदना और माँ घर वापसी आ गए और सबको मशवरा कर बताने के लिए बोला। रात्रि के भोजन के बाद माँ और भाई ने सुशीला से पूछा तो भाई ने प्यार से कहा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर तू नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। सुशीला कुछ बोल पाती उससे पहले ही भाभी बोल पड़ी, इससे अच्छा रिश्ता और क्या मिलेगा भला? बच्चा भी नहीं है और वंदना इसकी सहेली भी हैं। ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझती भी हैं और सामने से वो खुद रिश्ता मांग रहे हैं। और क्या चाहिए, बाकी इसकी इच्छा है। इतना बोलकर एक तरफ से फैसला थोप दिया गया था। जैसे आप सभी को ठीक लगे कर लें। सुशीला ने भराई गल से जवाब दिया। तो बस फिर ठीक है, इससे पहले कोई गड़बड़ हो कल बात पक्की कर देते हैं। भाभी ने लगभग उछलते हुए कहा। बस इस बात पर सहमत हो गए और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। मगर सुशीला की आंखों में तो नींद जैसे पंखा लगा के उड़ गई थी। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था, जिसे पूछने के लिए तकिए के अलावा कोई नहीं था। अगली सुबह बातचीत करने के बाद हफ्ते भर में शादी की बात पक्की हो गई। वंदना और मदन इस बात से बहुत खुश थे। शादी का दिन आया तो शादी की रस्मों की शादी कर सुशीला की विदाई कर दी गई। वंदना सुशीला के साथ बहुत प्यार से रहती। सुशीला को भी अब लगता कि शायद सब ठीक हो गया। शादी के 3 महीने बाद जब सुशीला के पेट से होने की बात पता चली तो सभी बहुत खुश हुए। घर में नया मेहमान आने वाला था। वंदना सुशीला का बहुत ख्याल रखती। समय बीता, सुशीला ने बेटी को जन्म दिया, जिसे पैदा होते ही वंदना ने अपनी देखरेख में रखा। सुशीला को उसके पास नहीं आने दिया जाता था। जब पति से सुशीला कुछ कहना चाहती थी तो उसे वह कहती कि तुम मुंह बंद रखा करो, इसी में ही बच्ची की भलाई है। घर में ही तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें बच्ची से हाथ धोना पड़े।
सुशीला भी डर के मारे चुप हो जाती थी, मगर खुद को ठगा सा महसूस करती। सुशीला बेटी को गोद में उठाने के लिए तरसती रहती, मगर वंदना उसे पास न पटकारने देती। कभी कभार चोरी छिप के दुलार लेती, फिर अकेले में बैठकर घंटों अपनी बदनसीब पर रोती रहती। मगर अपना दर्द किसे सुनाती? कोई भी तो नहीं था जो उस बदनसीब माँ की ममता को समझ पाता। दूसरी बार फिर उसने बेटी को जन्म दिया तो सोचा इस बार तो बच्ची उसके पास रहेगी। बड़ी वंदना को मेरे पास नहीं आने देती। अब की बार मैं बेटी देने से साफ मना कर दूंगी। और उसने किया भी ऐसा ही। सुशीला शायद ये नहीं जानती थी कि वंदना उससे भी 2 कदम आगे की सोच बैठी हैं। वंदना ने अपना दांव खेलना शुरू किया। मदन काम से आया तो उसने खूब कान भरे और जहर घोलकर जाने देने तक की धमकी दे डाली, जिसे सुनकर मदन घबरा गया। उसने सुशीला की मिन्नत की, बेटी वंदना की गोद में डाल दो, नहीं तो पूरी बिरादरी में हमारी थू-थू होगी। कहीं सच में उसने ऐसा किया तो हम कहीं के ना रहेंगे। बच्चियाँ घर में हूँ, और फिर तुम तो वंदना को जानती ही हो, वे अपनी जिद पर पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। जब वह यह बात कर रहे थे तो वंदना दरवाजे पर कान लगाकर सब कुछ सुन रही थी, और उसने एक झटके से दरवाज़ा खोला और बोली, अगर बच्ची मुझे नहीं मिली तो मैं दोनों बच्चियों को ख़त्म कर दूंगी, खुद भी मर जाऊंगी। ये सब सुनते ही सुशीला और मदन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और दोनों का कलेजा मुंह को आ गया। मदन ने नन्ही सी बेटी को उठाकर छाती से लगाया और अगले ही पल बच्ची वंदना की बाहों में थमा दी। सुशीला खून के घूंट पीकर रह गई। एक बार फिर उसकी गोद सूनी हो गई। सुशीला अब उदास और चुप चुप रहने लगी थी। उधर वंदना दोनों बेटियों को संभालती और हर संभव प्रयास करती कि सुशीला उनसे दूर रहे। बड़ी बेटी कुसुम और 5 साल की हो चुकी थी और स्कूल जाने लगी थी। वह वंदना को ही अपनी माँ समझती थी, और छोटी सुमन भी कभी उसे माँ कहकर तो नहीं पुकारती, मगर कभी कभी उसे देखकर मीठा सा मुस्कान देती, जिसे देखकर सुशीला को बहुत ही सुकून मिलता। एक दिन सुशीला ने सुमन को वंदना से आंख बचाकर इशारे से अपने पास बुलाया और प्यार से उसके माथा चूमकर उसे खाने के लिए बिस्कुट दिया और कहा, दोनों बहनें मिलकर खा लेना। जैसे ही सुमन पीछे की ओर पलटी तो वंदना को खड़ा देखकर डरते हुए बोली, वो माँ, इन्होंने मुझे ये दिए। वंदना ने सुमन के गाल पर ज़बरदस्त चांटा रसीते हुए कहा, कितनी बार बोला है कि किसी से कुछ भी लेकर नहीं खाना, कभी देखा नहीं कुछ, चल अपने कमरे में। उसकी सड़क आवाज़ सुनकर सुमन अपने गाल पर हाथ रखकर रोते हुए अपने कमरे में चली गई। वंदना से सुशीला को खूब खरी खोटी सुनाई। हर रोज़ कुछ न कुछ ऐसा हो जाता कि जिसकी वजह से सुशीला को बातें सुननी पड़ती। समय का पहिया आगे बढ़ता रहा और सुशीला तीसरी बार माँ बनी। उसने बेटे को जन्म दिया था। घर में खुशी का माहौल था, मगर सुशीला के पास खुशी होने की कोई वजह न थी, क्योंकि वो तो सिर्फ मशीन की तरह बरतने के बाद छोड़ दी गई थी। सुशीला का दर्द सुनने वाला कोई न था और ना ही उसने किसी को बताया ही था। मायके भी कभी कभार जाती और वो भी वंदना साथ में जाती थी, और वंदना सबके सामने पेश ऐसे आती जैसे वो दोनों सगी बहनें हो। सुशीला के घर वाले भी यही समझते कि वह अपने घर में बहुत खुश हैं। समय बीत रहा था। वंदना 3 बच्चों की देखरेख का ख्याल खुद रखती थी, जो जाहिर सी बात थी कि बच्चों का मोड़ भी वंदना के साथ ही था। अब सुशीला की हाथ में घर के फालतू बड़ी वस्तु जैसे थी, जिसे कोई भी कोट कर मार सकता था। धीरे धीरे वंदना को उसका घर में रहना भी खटकने लगा।
उसने मदन पर दबाव डाला कि सुशीला को गांव के बीचों बीच जो पुश्तैनी मकान है उसमें भेज दिया जाए। मदन ने इस बात का विरोध किया मगर उसकी एक न चली। आखिर सुशीला को उस घर में जाना ही पड़ा। सुशीला को एक और झटका लगा। बच्चे उसकी आंखों से दूर हो गए। वह सारा दिन रोती रहती। एक दिन सुशीला की भाई को किसी से सुशीला की इस हालत के बारे में पता चला तो वह उसे मिलने वहां पहुंचा। अपनी बहन की दशा देख वह खून के आंसू पीकर रह गया। उसने सुशीला को अपने साथ चलने के लिए कहा मगर सुशीला ने जाने से साफ मना कर दिया और कहा, भाई आप जाओ, जो मेरी तकदीर में था वो हो गया, आप मेरी किस्मत नहीं बदल सकते। भाई की आंखों में अश्रुधारा बहू रही थी मगर सुशीला जो जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई थी। उसने कहा, ये हमारा घर का मामला है, आप इसमें दखल न देना और आज के बाद आप यहाँ मत आना। अब आप यहाँ से जाओ और कभी मत आना, नहीं तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। सुशीला के भाई ने उसका यह रूप पहले कभी नहीं देखा था। उसकी यह बात सुनकर वह वहाँ से चुपचाप अपने घर चला गया मगर उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसने मदन से मिलकर बात करने को सोची। अगले दिन भाई सीधे मदन के दफ्तर पहुंच गया। उन्होंने जब मदन से बात की तो पता चला कि मदन की हालत चक्की के दो पाटों के बीच में पसे दाने जैसी हैं, क्योंकि वंदना उसे तरह तरह की धमकियां देती थी। एक शब्दों में कह दिया कि अब वह सुशीला को तलाक दे दे। अब इस घर में परिवार को उसकी कोई आवश्यकता नहीं। इसी बात को लेकर घर में रोज़ रोज़ कलश होने लगी। मदन इस बात के लिए राजी न था। उसने साफ कह दिया कि जो तुमने कहा मैंने किया, मगर अब और नहीं। वंदना ने शातिर दिमाग से चली और सीधे सुशीला के पास उसके घर तलाक के पेपर लेकर जा धमकी और बोली, सुशीला लेना हो ले लेना। अब कौन से पेपर साइन करवाने आई हो वंदना? अब मेरे पास क्या है? सब कुछ तो तुमने छीन लिया। अब और क्या चाहती हो? तलाक। मैं अब तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए जल्दी से पेपर साइन करो और मैं यहाँ से जाऊँ। सुशीला ने उसके हाथ से पेन और पेपर पकड़े और साइन करके पेपर उसके हाथ में थमाते हुए कहा, अब जाओ यहाँ से तुम। मुझे क्या दोगी? तूने तो मेरी सबसे बड़ी दौलत, मेरा परिवार ही छीन लिया। मुझे तुम्हारी धन दौलत की ज़रूरत नहीं। सोच करके देखो क्या किया आज तक तुमने। वंदना के चेहरे पर एक कटु सी मुस्कान लिए बिना कुछ बोले दरवाजे से बाहर आ गई और सुशीला जो अपना सब कुछ हार चुकी थी, औंधे मुंह बेड पर गिर गई। उसका दिमाग सुन्न सा हो चुका था, आंखों से आंसुओं का सैलाब था। वंदना ने तलाक के पेपर मदन को दिखाते हुए कहा कि आज के बाद आप सुशीला को मिलने नहीं जाओगी, क्योंकि मैंने तलाक के पेपर साइन करवा लिए। क्या? मदन ने हैरानी और गुस्से से पूछा, वंदना यह सब तुम ठीक नहीं किया। तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो, मैंने सोचा तक नहीं था। क्या ज़रूरत थी यह सब करने की? मदन को सच में बहुत बुरा लगा था। मैं अब आपको उसके साथ और नहीं बांट सकती। आप केवल मेरे हो, बस मुझे और कुछ नहीं करना, वंदना बोली। अरे सब कुछ तेरा ही तो था, उस गरीब के पास क्या था? अब भगवान से डर, कुछ तो सोचा होता उस बदनसीब के बारे में। बच्चे तो तूने उसे छीन लिए और तो और तू बच्चों के दिल में भी उसके खिलाफ जहर घोलती रहती हो। तुम किस मिट्टी की बनी हो वंदना? मदन गुस्से से लाल पीला हो रहा था मगर वंदना पर इसका कोई असर नहीं था। वंदना ने गुस्से में रात्रि का भोजन भी नहीं किया। सुबह होते ही मदन सुशीला को मिलने उसके घर पहुंच गया। सुशीला की हालत देख मदन का कलेजा मुंह को आ गया। घर खुला पड़ा था, वह फर्श पर पड़ी थी और बाल बिखरे हुए थे। लग रहा था और रात भर नहीं सोई थी। सुशीला, यह क्या हाल बना रखा है तूने? अपना
मदन की आवाज़ सुनते ही सुशीला भागकर मदन से लिपटकर रोने लगी। आज मेरा सब कुछ लूट गया। मेरे बच्चे मुझे लौटा दो, मैं उन्हें लेकर यहाँ से दूर चली जाऊँगी और कुछ नहीं चाहिए, प्लीज़, कहते कहते वो बेसुध हो गई। मदन भागकर अंदर से पानी लाया और उसके चेहरे पर छींटे मारे तो उसे सुध आई। सुशीला, खुद को संभालो। मदन ने उसे नीचे से उठाकर कुर्सी पर बैठाया और पानी का गिलास उसे थमाते हुए पूछा, तुमने तलाक के पेपर क्यों साइन किए? एक बार मुझे तो पूछ लेती। पूछने से क्या होता, होना तो वही था जो आज तक हो रहा था। इस बात का मदन के पास कोई जवाब नहीं था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। भले ही तूने तलाक के पेपर साइन कर दिए हो, मेरे लिए तुम अभी भी मेरी पत्नी हो। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। सुशीला एकटक बिना कुछ बोले मदन को देखती रही। मदन सुशीला का हाथ पकड़कर बोला, अब उठो और कुछ खाने के लिए बनाओ, मैं भी खाऊंगा, बहुत भूख लगी है। सुशीला ने बेमन से उठकर खाना बनाया और फिर दोनों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद मदन वंदना और बच्चों के पास गांव से बाहर बने आलीशान मकान में आ गया। इसी खींचातानी में सबकी ज़िंदगी गुजर रही थी। मदन महीने में 1-2 बार सुशीला के पास जाता और राशन पानी दे आता। बच्चे बड़े हो रहे थे। कुसुम और सुमन कभी कभी चोरी छुपके सुशीला को मिलने आ जाती थी, मगर बेटा पंकज कभी नहीं आता था। वो तो सुशीला को फूटी आंखों देखना भी पसंद नहीं करता था और वंदना को खूब मानता था। कुसुम और सुमन अब कॉलेज जाती थी। पढ़ाई में 3 बच्चे काफ़ी होशियार थे। मदन अब थोड़ा बीमार सा रहने लगा था। रिटायरमेंट भी नज़दीक आ रहा था और कुसुम भी शादी के लायक हो गई थी। कहीं अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे थे, अतः एक अच्छे घर के लड़के के साथ उसकी शादी कर दी गई, जो कि पेशे से प्रोफेशन था। शादी में मदन की जिद के चलते सुशीला को शामिल तो किया गया, मगर उसका शादी में होना ना होना एक बराबर था। सुशीला के दिमाग अब इसी बीती हुई ज़िंदगी का प्रभाव दिखा देने लगा था। वो अक्सर अकेले ही बड़बड़ाती रहती। उसका बीपी भी काफ़ी बढ़ने लगा था। वो ढंग से खाना भी नहीं खाती थी। कभी कभी तो पूरा दिन वो बड़े बेड पर पड़ी रहती थी। आस पड़ोस के लोग उसे कभी कभी खाना दे जाते थे और मदन और वंदना को उसकी इस हालत के लिए कोसते भी थे। उधर एक दिन मदन अचानक हृदयाघात के कारण चल बसा, जिसका सुशीला के दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसकी हालत बद से बदतर हो गई थी, मगर ऐसा भी नहीं था कि वो बिल्कुल पागल थी। कभी कभी वो अच्छी भली होती थी। जब बेटे को नौकरी मिलने की खबर सुनी तो वो बहुत खुश हुई थी। अड़ोस पड़ोस सबको उसने बड़े चाव से बताया कि मेरा बेटा अफसर बन गया। गली से गुजरते हुए एक बुजुर्ग के मुंह से अनायास की एक निकली, वाह रे ऊपर वाले, तेरे रंग का एक और इस बदनसीब माँ की ममता और दूसरे और नालायक औलाद, जिसने कभी इस बदनसीब माँ की ओर झांकने को भी ज़रूरत नहीं समझी। मदन की मौत के 2 साल बाद सुमन और पंकज की भी शादी हो गई। सुमन और कुसुम भी कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी करती थी। वो जब मायके आती तो सुशीला से भी मिलती थी, मगर वंदना और पंकज से चोरी छुपके दामाद भी मिलते आते थे। मगर इस बात की भनक वंदना और पंकज को न जाने कहां से लग गई कि पंकज ने सख्ती से सबको उससे मिलने से मना किया। वंदना ने भी बहुत बुरा भला कहा, जिसने सुनकर दोबारा किसी की हिम्मत नहीं हुई उस शाही फरमान को तोड़ने की। एक दिन सुशीला का बीपी इतना बढ़ गया कि वो गली में चलते चलते गिर गई। लोग उसे उठाकर अस्पताल ले गए और बेटे को भी किसी ने बताया कि तेरी माँ अस्पताल में है, मगर उसने अस्पताल जाने से यह कर मना कर दिया गया कि सुशीला उसकी माँ नहीं है। सुशीला को अस्पताल में देखने वाला कोई न था और न ही उसके पास इलाज के लिए धन था।
इलाज उसे अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया और उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उसे अपनी कोई सुध नहीं थी। वो वहीं बाहर एक बेंच पर बैठे अकेले ही बड़बड़ा रही थी। सुबह से शाम हो गई, कपड़े में ही मलमूत्र होने की वजह से मक्खियाँ भिनभिनाने लगी। आते जाते लोग उसे देखकर कहो मुंह सिकोड़ कर देखते हुए निकल जाते। ऐसे ही 2 दिन निकल गए। तीसरे दिन शाम को एक सज्जन पुरुष को उस पर दया आई और पहले सुशीला से बात करने की कोशिश की, मगर सुशीला ने उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। तो उसने अपने फ़ोन पर एक आश्रम का नंबर डायल किया और उन्हें सुशीला के बारे में बताया। कोई 1 घंटे बाद आश्रम के लोग आए। उन्होंने भी उससे बात करने की कोशिश की, मगर उन्हें भी कोई सफलता न मिली। उसे खाने के लिए बिस्कुट का पैकेट दिया गया। पैकेट पकड़ते ही वो बिलक बिलक कर रोने लगी। क्या हुआ माँ, क्यों रो रही हो? आश्रम की टीम के मेंबर गुरप्रीत सिंह ने पूछा। तो सुशीला धीरे से बोली, मेरे बेटे को मार डाला। किसने माँ? फिर उसने पूछा, तुमने। जज ने फांसी की सज़ा सुनाई। तुमने तलवार से उसका सिर काट दिया। ये देखकर बेटे का ठड और वो देखकर उसका सिर कैसे तड़प रहा है। मेरा बेटा तू खूनी है, सत्यानाश हो तेरा। वो रोते हुए निरंतर गालियाँ दे रही थी। गुरप्रीत ने प्यार से कहा, माँ मैंने तेरे बेटे को नहीं मारा, चल तुझे तेरे बेटे से मिलवाता हूँ, वो जिंदा हैं। सुशीला रोते हुए एकदम चुप हो गई और बोली, सच में? हाँ माँ, कहते हुए उसका गला भर आया। चल बेटा जल्दी चल, कहते हुए वह उठ खड़ी हुई। टीम के सभी मेंबर भी साथ में आकर गाड़ी में बैठ गए और उसे आश्रम लाया गया। वहां पहुंचकर सुशीला को नहलाया गया, कपड़े बदलकर उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने चेक करने के बाद बताया कि सुशीला को सदमा लगने के कारण दिमाग पर बहुत प्रभाव पड़ा है। ये अपने जीने की इच्छा खो चुकी हैं। इन्हें बहुत देखरेख की ज़रूरत है। दवाइयों के साथ साथ उसे खुशनुमा माहौल और अपनों का साथ और प्यार भी चाहिए। उसे इंजेक्शन भी दिया गया ताकि उसे नींद आ सके। इंजेक्शन लगने के बाद वो सो गई। लगभग 1 सप्ताह अस्पताल में रहने के बाद उसकी हालत सुधार में आया और उसे छुट्टी मिल गई। छुट्टी मिलने के बाद उसे आश्रम लाया गया। वहाँ और भी बहुत से अपने के सताए हुए लोग थे। सुशीला को दवाइयाँ लेने के कारण रात्रि को बहुत नींद आई। सुबह वो जल्दी उठ गई। अनजान सी जगह थी। उदास मन से बैठकर भगवान को याद करने लगी। कुछ देर बाद सब लोग उठ गए। सबको चाय नाश्ता दिया गया। गुरप्रीत सिंह सुशीला के लिए खुद नाश्ता लेकर आया और प्यार से बोला, माँ नाश्ता कर लो, और फिर वो उसकी बगल में बैठ गया। सुशीला चुपचाप चाय पीने लगी। गुरप्रीत ने धीरे से पूछा, माँ आपके घर में कौन कौन है? सभी हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ 1 बेटा। उनसे बच्चे हैं, एक डायन भी हैं जिसने मेरे बच्चों को मुझसे छीन लिया। बहुत खतरनाक है वो। कहने हुए सुशीला बुरी तरह रो पड़ी। वो मेरे बच्चों को मार देगी। मेरे बेटे को फांसी हो गई। जल्लाद ने उसका गला काट कर फेंक दिया। किसी ने उसका गला नहीं काटा माँ, वो ठीक है। मैंने उसके साथ बात की थी फ़ोन पर। क्या कहता है वो? आएगा लेने मुझे? सुशीला की यह बात सुनकर गुरप्रीत बोला, माँ उसने आने से मना कर दिया। हाँ वो बहुत बिजी रहता है ना, पंचायत अफसर हैं। मेरा बेटा तू ऐसे कर, तू मुझे उसके पास ले चल, या फिर मुझे बस में बैठाकर मैं चली जाऊंगी। ठीक है मेरी माँ, थोड़ा आप ठीक हो जाओ फिर चलेंगे, कहकर दिलासा देते हुए वो सोचने लगा कि बेटा कितना बदनसीब है और माँ उससे भी ज़्यादा। औलाद होने के कारण बावजूद वो धक्के खाती फिरती हैं। अब रोज़ की बात हो गई थी कि सुशीला या तो पाठ करती रहती या फिर रोती रहती। कभी आश्रम के गेट पर बैठी रहती, आते जाते लोग को बोलती, मुझे मेरे गांव छोड़ दो। बेटे को आश्रम की ओर से बहुत संदेश भेजे गए मगर वो नहीं आया। फिर एक दिन सुशीला की बिटिया को भी फ़ोन किया गया। उन दोनों ने भी कहा हम मजबूर हैं, नहीं आ सकती। फिर एक दिन सुशीला को लेकर उसके बेटे से मिलवाने आश्रम की टीम बेटे के पास उसके गांव गई, मगर उसने यह कह दिया कि सुशीला से मिलने से इनकार कर दिया गया कि मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ वंदना है।
मर चुकी हैं। उसने मरे हुए 1 महीने हो चुका है और इस औरत को नहीं जानती। आप यहाँ से जा सकते हैं। पंकज की यह बात सुनकर सुशीला का कलेजा मुंह पे आ गया, मानो ममता ने दम तोड़ दिया हो। मनप्रीत ने पंकज को समझाना चाहा और कहा, आपके पिता ने इनसे शादी की थी, मगर पंकज के पत्थर दिल पर कोई प्रभाव न पड़ा। वह कहने लगा कि वो तलाक हो चुका है। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी में कोई सुझाव देना हो तो कमेंट में बताएं और हमारे